हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 24 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को 20 से 25 मिनट में पूरे कंटेंट का हम रिवीजन करवाने वाले हैं। और किस तारीख का? तो आज की तारीख यानी 24 जून के करंट अफेयर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और साथ साथ में आप सभी को इसमें लल्लन टॉप प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 24 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंकटाड की वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। इसके बारे में पूरी जानकारी देखें तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 अगर पूछे जारी कौन करता है तो यह जारी करता है अंकटाड। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व निवेश रिपोर्ट में जो है किस पर बात की जाती है? एफडीआई में, एफडीआई के ऊपर बात की जाती है। एफडीआई का फुल फॉर्म हो जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी विदेशों से जो भी कंपनियां भारत में निवेश करने आती हैं उसमें जो है ये प्रदर्शित किया जाता है कि भारत में कितना एफडीआई निवेश हुआ है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश कहाँ पे होता है? तो पहले स्थान पर है यूएस से, दूसरे स्थान पर एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवेश होता है? तो चीन में। और भारत की रैंक है 15वें। तो भारत में कितना निवेश होता है? तो पूरे विश्व की 43% 2024 में निवेश हुआ है। अगर बात करें कि 2022 के मुकाबले जो है भारत में यह कमी देखी गई है, कितने बिलियन की? तो 28 बिलियन की कमी देखी गई है। तो भारत में एफडीआई का कितना निवेश हुआ है? 43% पूरे विश्व की निवेश हुआ है। और अगर रैंक पूछे कितनी है तो भारत की रैंक है विश्व निवेश रिपोर्ट में 15वां स्थान है। पहला स्थान यूएसए का और दूसरा स्थान चीन का है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में देख लेते हैं भारत की रैंक क्या है। जैसे भारत की रैंक देखते हैं, एचडीआई में कितना है? तो 134 है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 129वां स्थान किस में प्राप्त है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 176वां स्थान इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और 93वां स्थान करप्शन इंडेक्स में भारत को प्राप्त है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 109वां स्थान मिला है। दो लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखा। अब तो लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है अयोध्या में। कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है। इसे आप याद रखेंगे, कहाँ पर? अयोध्या में हुआ है। इसके बाद हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र की। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा दूसरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जून को मनाया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है। इस बार 2024 में अगर बात करें कि इसकी थीम क्या रखी गई है, तो 2024 में इसकी थीम रखी गई है चलो साथ बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। इसकी थीम रखी गई है। 23 जून 1894 को आईओसी की स्थापना होती है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है? तो 23 जून 1894 को होती है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं पियरी डे, ये भी याद रखना है। और आईओसी का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। यूएन लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दोनों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, और इसके साथ साथ यूएन लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 23 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम जरूर याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम जरूर याद रखना है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। जैसे पहला ओलंपिक कब हुआ था? तो 1894 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? एथेंस में हुआ था, जो कि ग्रीस की राजधानी है। 33वां ओलंपिक यह कहाँ पर होगा? तो 33वां ओलंपिक होगा 2024 में। यह कहाँ होगा? तो यह पेरिस में होगा, फ्रांस के पेरिस में होगा। और इसमें जो है 33वें ओलंपिक में भारत की ओर से मशाल वाहक कौन बने हैं? तो अभिनव बिंद्रा जी बने हैं। जबकि भारत की जो टीम है उसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो शरद कमल जी करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि 34वां ओलंपिक 2028 वाला कहाँ पे होगा? तो 2028 वाला होगा लॉस एंजल्स, यूएसए में होगा। प्रश्न है आप सभी के लिए, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह केरल में
लॉन्च हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेबीस्योर का संबंध किससे है? तो हेबीस्योर का संबंध है हेपेटाइटिस से। किससे संबंधित है? हेपेटाइटिस ए से संबंधित है। हेपेटाइटिस ए से संबंधित है हेबीस्योर वैक्सीन। तीसरा प्रश्न देखिए, तो तीसरा प्रश्न, एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ अब ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश में महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है? तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत, तो 96% मुस्लिम आबादी वाले देश में महिलाओं के हिजाब पर रोक लगा दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? रहमान है। और तजाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी का नाम है दुशांबे। और यहाँ पर जो है तजाकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके लिए जो है यहाँ की जो संसद है यहाँ पर बिल भी पेश कर दिया गया है। और इसमें साथ साथ क्या कहा गया है कि महिलाओं के हिजाब पर यहाँ पे रोक लगाई गई है। और साथ साथ ये भी कहा गया है जो ईद के जश्न में बच्चे शामिल नहीं होंगे, जो ईद का जश्न जब मनाया जाता है तो उसमें जो है बच्चे शामिल नहीं होंगे। और साथ साथ उन बच्चों को जो है उपहार मांगने का भी अधिकार ख़त्म कर दिया गया है। तो महिलाओं के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है और बच्चों को जो है ईद में जश्न मनाने का ये भी मना कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि तजाकिस्तान, यहाँ पे 96% यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे क्या किया गया है, महिलाओं के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, यानी कि एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ कोई छोटे छोटे या फिर कोई भी देश हो जिसकी सीमा जो है किसी भी देश, किसी भी समुद्र से ना लगे, उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। तो इसमें बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो यह कजाकिस्तान है। डस्टलिक अभ्यास पूछे किसके बीच में होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। खंजर अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। प्रश्न है आप सभी के लिए, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो पहला यूरोपीय देश हो जाता है फ्रांस। ठीक है, और यहाँ पे जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने, महिलाओं का संवैधानिक अधिकार भी किसने दिया है? तो फ्रांस ने दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में रखी है। ठीक है, कहाँ रखी है? तो हैदराबाद में रखी है। एक प्रश्न आप सभी के लिए है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसका अध्यक्ष, इसके हेड कौन बनाए गए हैं? तो आप सभी को बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट के जो हेड बनाए गए हैं ये कौन बनाए गए हैं, तो आप सभी को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है चौथा, हाल ही में भारत को घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो घरेलू यानी कि जो हमारे देश के अंदर जो जहाज़ें उड़ती हैं, इस मामले में अगर देखा जाए कि कितने यात्री जो है भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करते हैं, तो उस मामले में एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें पूछा गया है कि वैश्विक स्तर पर एयरलाइंस बाजार क्षमता में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो घरेलू एयरलाइंस क्षमता में अगर बात करते हैं तो पहला स्थान किसे मिला है? यूएसए को, और दूसरा स्थान चीन को, और तीसरे स्थान पर भारत को घरेलू एयरलाइंस क्षमता में तीसरा स्थान मिला है। यहाँ पे जो है सालाना 15.5 मिलियन लोग यात्रा करते हैं, मतलब कि अपने भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा कितने लोग करते हैं? तो 15.5 मिलियन लोग यात्रा करते हैं, जिसमें पहला स्थान किसका है? यूएसए का, दूसरा स्थान चीन का और तीसरा स्थान अपने भारत का है। अगर बात करते हैं कि उड्डयन मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं राम मोहन नायडू जी, जो कि इसके जो मोदी 3.0 है, मोदी कैबिनेट में जो 3.0 कार्यकाल शुरू हुआ है, इस कार्यकाल में अगर पूछे सबसे युवा मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो राम मोहन नायडू जी बनाए गए हैं, जो कि उड्डयन मंत्री भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो आप सभी को बताना है कितने यूनिट मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? तो ये हंगरी को सौंपे हैं। किस क्रम का खेल हंगरी में आयोजित होगा?
शतरंज का तो 45वें क्रम का। अगर बात करें कि 44वें क्रम का कहाँ हुआ था तो अपने भारत में हुआ था, इसीलिए अनुराग सिंह ने मशाल किसे सौंप दी है, हंगरी को सौंप दी है। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि, केरल में। ठीक है, कहाँ पर? कोच्चि, केरल में इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने पूछा था इंटरनेशनल कोर्ट के हेड कौन बनाए गए हैं, तो आप सभी को याद आ गया होगा, या फिर मैं बता देता हूँ, नवाब सलाम जो है इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? नवाब सलाम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है 5वां। हाल ही में भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो भारत और श्रीलंका ने समुद्री बचाव के लिए एक समन्वय केंद्र प्रारंभ किया है, और कहाँ पे प्रारंभ किए हैं दोनों ने मिलकर? तो इसे नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें देखते हैं व्याख्या कि भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की गई है और इसका प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसमें अगर पूछे कि अनुदान सबसे ज़्यादा कौन सा देश दे रहा है, तो भारत इसमें अनुदान दे रहा है $6 मिलियन का, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है साइन जो है श्रीलंका की तरफ से, और बात करें भारत की तरफ से, इसमें सिग्नेचर कौन किए हैं? तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है, और रणनील विक्रम जो कि प्रेसिडेंट है, कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? श्रीलंका के, इन्होंने साइन किया है। ठीक है, तो समुद्री बचाव केंद्र के लिए साइन कौन किया है? भारत की तरफ से S जयशंकर साहब, और रणनील विक्रम ये श्रीलंका की तरफ से दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात करें कि जो ये समुद्री बचाव समन्वय केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और तटों की निगरानी रखना, और उसमें कोई भी नाविक अगर यात्रा करने जाता है या फिर कोई मछुआरा जो है मछली मारने जाता है, तो वो अगर उसको किसी दुर्घटना में अगर वो शामिल हो जाता है तो उसको बचाव करने के लिए भी इस प्रकार की सुविधा शुरू की गई है। तो दोनों के बीच में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अब बात करते हैं कि मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है, सिलिनेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है, और हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह श्रीलंका में है, और इस पर अधिकार अगर पूछे किसका है, तो इसको श्रीलंका ने किसे दे दिया है? तो चीन को दे दिया है। ठीक है, और वहीं बात करें मटाला एयरपोर्ट पर किसका अधिकार है? तो ये भी कहाँ पे है? ये भी श्रीलंका में है, और इस पर अधिकार पूछे किसका है? तो इस पर अधिकार मिला है भारत को, यानी इंडिया को, और साथ साथ में रूस को भी इस पर अधिकार मिला है। ठीक है, और बात करते हैं ये दोनों अभ्यास किसके बीच में होते हैं? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये दोनों अभ्यास होते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दुनिया में पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन में। कहाँ पर हुआ है? उज्जैन महाकाल में। इसके बाद बात करते हैं हाल ही में देश की लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे लोकपाल कौन बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजय मानिक राव साहब को दूसरा लोकपाल पद पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6वां प्रश्न, देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोंच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें 2 पुरस्कार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में। एक तो हो गोल्डन कोंच पुरस्कार, और दूसरा अभी उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो पूछे कि इसमें जो है पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसके बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं। बात करते हैं कि MIFF यानी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में ही किया गया है, और किस क्रम का किया गया है? तो 18वें क्रम का इसका आयोजन किया गया है। मुंबई के साथ साथ ये 2-3 शहरों और में आयोजित किया गया था। तो 2-3 शहरों में और आयोजित किया गया था। एक तो मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, इन शहरों में जो है MIFF का आयोजन किया गया था। तो इसमें 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। एक पहला पुरस्कार है गोल्डन कोंच पुरस्कार। यह किसे दिया गया है? तो यह गोल्डन थ्रेड फिल्म को दिया गया है, और इस फिल्म को गोल्ड अवार्ड भी मिला है। अगर बात करें कि इस फिल्म के निर्माता कौन है, तो इस फिल्म की निर्माता है निष्ठा जैन, और इसके लिए इन्हें 10 लाख रुपए भी प्रदान किया जाएगा। और दूसरे अवार्ड की बात करते हैं, तो दूसरा अवार्ड है शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यह किसे मिला है? तो सुबैया नल्ला मुथु जी को मिला है। तो ये दोनों अवार्ड याद रखना है। गोल्डन कोंच पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो गोल्डन थ्रेड को मिला है। गोल्डन याद हो जाएगा, और इसमें गोल्ड अवार्ड भी याद हो जाएगा। और फिल्म निर्माता कौन है? तो निष्ठा जैन जी हैं। और शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुबैया नल्ला मुथु जी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है
हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन देवी जी बनी है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। और दूसरे प्रश्न की बात करें, ये पहला होगा। दूसरा है, हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो दूसरा है, आयरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह केरल में लॉन्च हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रिवीजन जल्दी जल्दी करना है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं कि वीडियो कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो हाल ही में कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? तो एक फ़्लाइट है जिसका नाम है 182 और इस फ्लाइट का नाम है कनिष्क। इसमें जो है विस्फोट हुआ था, और विस्फोट कब हुआ था? 1985 में विस्फोट हुआ है, और तब से लेकर मतलब 39 साल से अब तक इसमें जांच ही हो रही है। और यह जांच जो है पूछे किस देश से संबंधित है, तो यह कनाडा से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एयर इंडिया फ्लाइट 182 जिसका नाम है कनिष्क, यह कनाडा से जो है उड़ान भरती है, और कहाँ के लिए? नई दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। और यह बात है 1985 की। जब ये कनाडा से उड़ान भरती है तो इसको एक कनाडा के ही एक शहर में एक दूसरे हवाई अड्डे पे उतरना था, जिसका नाम था हिथ्रो हवाई अड्डे। ठीक है, हिथ्रो हवाई अड्डे पर इसे उतरना था, लेकिन उतरने से पहले ही क्या हो जाता है, इस जहाज़ में जो है ब्लास्ट हो जाता है। और यह घटना जो है अब तक जो मतलब 2024 तक जो है 39 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, और कनाडा अब तक इसका जांच कर रहा है। और कनाडा क्या कह रहा है कि यह सबसे लंबी और सबसे जटिल जांच है। ठीक है, और इसमें जो है इस फ्लाइट में जो कनाडा से दिल्ली के लिए आ रही थी, तो इसमें लगभग 300 के यात्री थे, और जिसमें 90% यात्री कहाँ के थे? तो अपने भारत के ही थे। ठीक है, तो इसमें जो है दुर्घटना हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, और 39 साल से अभी तक इसकी जांच चल रही है, और इसको पता नहीं लगा पाए हैं कनाडा वाले कि यह ब्लास्ट कैसे हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत ही घटिया देश है। और आप ये देख सकते हैं कि जब आतंकवादी हमला हुआ था, तो आतंकवादियों के लिए जो है 2 मिनट अपनी संसद में मौन भी धारण किया था। कौन? कनाडा। और एक घटना आप सभी को और याद रखना है कि 1914 से संबंधित है, कामागाटा मारू प्रकरण। यह क्या है? एक जापान का यह जहाज़ है। जो कहाँ का है? तो यह जापान का जहाज़ है, और यह जहाज़ जो है कनाडा के वैंकूवर द्वीप पर उतरने वाला था, लेकिन कनाडा ने इसको यहाँ पे उतरने से रोक लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस जहाज़ में कुछ लोग थे, तो उनमें से अधिकतर लोग जो है मर गए थे। और इस घटना के लिए जो है 2024 में कनाडा ने पीएम मोदी जी से माफ़ी भी मांगी थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखना है। तो यह जापान का जहाज़ था, लेकिन इसमें लोग भारतीय बैठे थे अधिकतर, और यह जहाज़ जो है वैंकूवर द्वीप पर उतरने वाला था, लेकिन कनाडा ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो पहला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो मिसाइल का नाम हो जाएगा अग्नि 5 मिसाइल। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आप सभी को बताना है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 134वां स्थान मिला है। 8वां प्रश्न हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह श्रीलंका में आयोजित हुआ है। इसे आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पोषण उत्सव 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह श्रीलंका में किया गया है। क्यों किया जाता है? क्योंकि श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रवेश के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पोषण उत्सव मनाया जाता है। अगर बात करें कि श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म को प्रवेश किसने कराया था? तो सम्राट अशोक के बेटे महिंद्रा ने कराया था। ठीक है, किसने? महिंद्रा ने कराया था। ये आपको याद रख लेना है। और इसी याद में जो है राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका में मनाया जाता है। तो बौद्ध धर्म से थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के गुरु कौन है? तो इसके कह सकते हैं संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनको मोक्ष की प्राप्ति यानी इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा, जिसे जो है इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और पहले उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक नए क्षुद्रग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयंत मूर्ति जी के नाम पर रखा है। किसके नाम पर? तो जयंत मूर्ति जी के नाम पर यह नाम रखा गया है। ठीक है, क्षुद्रग्रह का। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में खालू बार युद्ध स्मारक
खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है लद्दाख में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ शुरू किया गया है? तो स्मारक यह लद्दाख में शुरू किया गया है। तो खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ पे शुरू किया गया है? लद्दाख में शुरू किया गया है। किसके लिए? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह स्मारक शुरू किया गया है। किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि जो है 26 जुलाई 1919 को कारगिल युद्ध होता है और इसमें जो है भारतीय सेना जीत जाती है। तो कारगिल विजय के याद में जो है यह खालूबारी युद्ध स्मारक शुरू किया गया है पर्यटन के रूप में लद्दाख में, और आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। और यह खालूबारी युद्ध स्मारक अगर पूछे किस घाटी में है, तो आर्यन घाटी में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर जो ये वाला प्रांत है, इन दोनों प्रांत को जो है, इन जम्मू कश्मीर प्रांत को जो है 2 यूटी में यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जो है लद्दाख का भाग हो जाता है और यहाँ पे जो ये वाला भाग होता है ये जम्मू कश्मीर हो जाता है और ये पूरे का भाग जो है लद्दाख हो जाता है। लद्दाख में 2 ही जिला है, एक तो लेह और दूसरा कारगिल, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से कब हटा दिया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को, और 2 यूटी बना दी जाती है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर बना दिया जाता है और दूसरा जो है लद्दाख बना दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैम पित्रोदा। कौन है? सैम पित्रोदा जी हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। कौन है? तो सैम पित्रोदा जी हैं। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च किया है? तो जिग लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। किसने? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो आज का 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च नई IAS 18,590 2024 और IAS 18,606 2024 का संबंध किससे है? तो ये 2 मानक जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इन दोनों का संबंध अगर पूछे किससे है, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक वाहक है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहक की जो बैटरी होती है उसको जो है अधिक पावरफुल करने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए 2 मानक का विकास किया गया है। एक तो है IAS 18,590 और दूसरा है 18,606। तो इन दोनों का संबंध किससे हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वाहक से। और इनका प्रयोग किस में किया जाएगा? बैटरियों में किया जाएगा, जिससे जो है बैटरी अधिक पावरफुल हो जाएगी, यानी लंबे समय तक चलेगी और यह सुरक्षित भी रहेगी, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक तो मिला है अमिताभ बच्चन जी को। किसे मिला है? जिन्हें प्यार से अमित भी कहते हैं, तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। और दूसरा मिला है रणबीर हुड्डा जी को। किसे मिला है? तो रणदीप हुड्डा जी को। किसे मिला है? रणदीप हुड्डा जी को मिला है। तो किसे मिला है? अमिताभ बच्चन जी को और रणदीप हुड्डा जी को मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लास्ट पॉइंट, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहली खेप किसे निर्यात की है? तो बताना है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल को किस देश को निर्यात किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस को किया है। किसे किया है? तो फिलीपींस को किया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को देख लिया है। कितने मिनट में देखा है? तो 24 से 25 मिनट मैंने बोला था, 23 से 24 मिनट में कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।